नमस्कार, खबर एक मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूक्रेन में युद्ध से पैदा हुए हालातों के बीच सिवान का दिलशाद इमाम सकुशल अपने गांव बरहड़िया पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से दिलशाद इमाम सकुशल सिवान पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं। बेटे को सकुशल घर में देख परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। यूक्रेन से दिल्ली और दिल्ली से पटना के रास्ते दिलशाद इमाम अपने घर पहुंचकर बेहद खुश हैं। परिजनों ने दिलशाद को मिठाई खिलाकर घर में उनका स्वागत किया। यूक्रेन में युद्ध के बीच दिलशाद ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी। न्यूज 18 पर अपने वीडियो के जरिए आप बीती सुनाई थी। परिजनों को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी, लेकिन सरकार की मदद से दिलशाद अपने घर पहुंच गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार का दिलशाद ने धन्यवाद दिया है। परिजनों ने भी ऑपरेशन गंगा की तारीफ की है। हरपुर गांव के दिलशाद इमाम युवान सिटी के एक मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कटिहार के मनसाही में भीषण आगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही के मंजर बचे हैं। पचबरगा गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कई घर जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग देखते ही देखते पूरे टोले में फैल गई। कई घरों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। टोले में अधिकांश झोपड़ी होने की वजह से आग विकराल रूप लेते जा रही थी। लोगों के घरों के सामने उनके आशियाने जल रहे थे, संपत्ति जलकर खाक हो रही थी। लेकिन इस विकराल आग के आगे सभी बेबस नजर आए। भीषण आगलगी के बावजूद मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने की वजह से ग्रामीणों ने खुद हिम्मत दिखाकर आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। आगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना है कि आगलगी से काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन से पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग की है। खगड़िया के परबत्ता बाजार में भीषण आग लग गई। परबत्ता सिंह मार्केट में लगी आग देखते ही देखते इतनी फैल गई कि कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग लगने से आधा दर्जन दुकान जलकर खाक हो गए। माना यह जा रहा है कि इस भीषण आगलगी में 15 से 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दरअसल शॉर्ट सर्किट से पहले एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते कई दुकान इसमें जलकर खाक हो गए। आग सबसे पहले बाजार के काजल स्टोर में लगी। लोगों का कहना है कि आगलगी में सबसे ज्यादा नुकसान इसी स्टोर को पहुंचा है। ऊपर से दुकानें बंद होने की वजह से दुकानदारों को आगलगी की खबर भी देर से लगी। आगलगी की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां भी परबत्ता बाजार पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। इस भीषण अग्निकांड में जनरल स्टोर, किताब की दुकान के साथ साथ कई दुकानों के सामान जलकर खाक हो गए। होली से पहले जिस तरह से शराब तस्कर जिले में शराब की खेप पहुंचाने के तरीके अपना रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर कुचायकोट में बलथरी चेकपोस्ट पर शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। चेकपोस्ट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। गाड़ी की गेट और सीट के अंदर तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। हरियाणा के रास्ते शराब की इस खेप को दरभंगा सप्लाई करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भगूच गंडक के पास एक ऑटो से 417 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। यहां विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल होली पर संभावित शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई है और ये टीमें चेक पोस्ट पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गढ़वा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए NH 75 पर बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मुआवजे के लिए कई जगहों पर ग्रामीणों की ओर से काम को भी रोका जा रहा है। कल्याणपुर में भी रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर बाईपास निर्माण के काम को रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में निर्माण कार्य वाली जगह पर पहुंचकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। निर्माण कार्य रोककर मुआवजे की मांग करने लगे। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची।
पुलिस ने समझा बुझाकर यहां एक बार फिर ग्रामीणों को शांत तो कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य में बार बार ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे हंगामे से कई दिक्कतें हो रही हैं। काम रोके जाने से निर्माण कंपनी को घाटा भी हो रहा है। इधर ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाएगी, वे लोग फिर से बाईपास निर्माण का काम रोक देंगे। सीतामढ़ी में विकास के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। आज भी कई प्रखंड ऐसे हैं जहां ग्रामीण इलाकों में आने जाने का मुख्य साधन चचरी पुल ही बना हुआ है। ऐसे चचरी पुल आज कहीं सालों से तो कहीं दशकों से ग्रामीणों को आने जाने का सहारा दे रहे हैं। रूनी सैदपुर प्रखंड में भी बागमती नदी के किनारे स्थित दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल पर ही रेंग रही है। शिवनगर गांव का हाल तो और भी खराब है। हर रोज जान हथेली पर रखकर यहां चचरी पुल से हजारों की आबादी आती जाती है। हर साल ये चचरी पुल क्षतिग्रस्त भी होते रहते हैं, जिसके बाद गांव के ही लोग इस चचरी पुल का या तो मरम्मत करते हैं या हर साल नया चचरी पुल खुद के खर्चे पर बनाते हैं। बाढ़ के दिनों में तो इन इलाकों में परेशानी और भी बढ़ जाती है। 6 महीने नाव और 6 महीने इसी चचरी पुल के सहारे लोगों की जिंदगी चलती है। सालों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। गढ़वा में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंशीधर नगर में ITI कॉलेज की बदहाली की भी ऐसी ही कहानी है। करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ ITI कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं किए जाने से अब यह ITI कॉलेज की भवन दरकने लगी है। जहाँ छात्रों के लिए मशीनें रखी होनी चाहिए थी, उन कमरों में ईंट पत्थर फेंके हुए दिख जाते हैं। भवन से खिड़कियों के रॉड निकाल लिए गए हैं। आलीशान कॉलेज भवन देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है। कॉलेज भवन के चारों तरफ झाड़ियां निकल आई है। जिले में ये सिर्फ एक ITI कॉलेज की बिल्डिंग का ही हाल नहीं है। कई अस्पताल टोल टैक्स ऐसे हैं जिसे करोड़ों रुपए खर्च कर बना तो दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं शुरू नहीं किए जाने से ये सभी वीरान पड़े हुए हैं। कहीं लोगों ने कब्जा जमा रखा है तो कहीं बस बिल्डिंग रह गई है। रामगढ़ के गोला प्रखंड में कई लोगों की दिक्कतें IPL पावर प्लांट से निकलने वाली प्रदूषण से बढ़ गई है। गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती टोनागातू में संचालित IPL पावर प्लांट खेतों को बंजर और लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं प्रदूषण की वजह से पहले के मुकाबले खेतों में उपज भी अब कम हो रही है। खेती वाली जमीन प्रदूषण की वजह से काली होते जा रही है। ऊपर से पावर प्लांट की कोयला लोडेड गाड़ियां धूल उड़ाते हुए गांव से गुजरती है, जिससे लोग भी परेशान हैं। ग्रामीणों के कई आंदोलन के बावजूद पावर प्लांट प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई प्रदूषण समितियां आई और गई, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ। खेती के साथ ही पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन पावर प्लांट के आसपास लोगों को इस परेशानी से अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी है। नालंदा के किसान इन दिनों पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों ने काले धान और गेहूं की बम्पर खेती की है। मुनाफे के साथ साथ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सोहरे गांव के किसानों ने भी काले धान और गेहूं की खेती की है। खेती में नए किस्म की फसल की पैदावार अच्छी होने से यहाँ के किसान काफी खुश हैं। न सिर्फ काले धान और गेहूं की खेती, बल्कि इससे लोगों तक पहुंचाने का भी किसानों ने एक माध्यम चुना है। जिले के किसान काले धान की और गेहूं की पैकिंग के साथ साथ काले गेहूं से आटा तैयार कर इसे बाजारों में भी भेज रहे हैं। किसानों का कहना है कि काले धान और गेहूं से बने आटा चावल खाने से कई बीमारियां ठीक होती है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों को भी काबू में किया जा सकता है। किसानों की माने तो काले धान और काले गेहूं की खेती से इलाके के किसान समृद्ध भी हो रहे हैं। धनबाद की अंकिता भले ही 2019 में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, लेकिन उनका हुनर आज न सिर्फ जिंदा है, बल्कि केंद्र सरकार मरणोपरांत अंकिता के हुनर का पेटेंट करा रही है। झरिया के रहने वाले अमोद कुमार सिंह की बेटी अंकिता भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा मल्टीपर्पज चूल्हा बना दिया जिस पर आज न सिर्फ कोयलांचल वासी बल्कि हर किसी को नाज है।
अंकिता ने एक ऐसा चूल्हा बनाया जो वेस्टेज पराली या अन्य ईंधन से भोजन बनाया जा सकता है। चूल्हे को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्टेज ईंधन से इस चूल्हे पर खाना बनाया जा सकते हैं। अंकिता के बनाए इस चूल्हे पर पानी भी गर्म हो सकता है और कई उपयोगों में इसे लाया जा सकता है। केंद्र सरकार इस चूल्हे का पेटेंट कराकर राष्ट्रीय स्तर पर इस चूल्हे को विकसित करने जा रही है। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसका पेटेंट अंकिता के पिता अमोद कुमार सिंह के नाम से कराने का सरकार ने फैसला लिया है। योग नगरी मुंगेर में भी अब लोग लाइटिंग फव्वारे का आनंद ले सकेंगे। दरअसल डीएम कार्यालय के सामने बने पार्क में लगाए गए लाइटिंग फव्वारे को लोगों के लिए खोल दिया गया है। जिले के एकमात्र पार्क में लाइटिंग फव्वारा चालू होते ही और सेल्फी लेने वालों की पार्क में भीड़ लग गई। बेहद आकर्षक दिख रहे लाइटिंग फव्वारे के साथ हर कोई अपनी तस्वीर कैमरे में कैद करते हुए देखे गए। 3 से 4 रंगों में फव्वारा से पानी निकलते लोग बेहद खुश नजर आए। पार्क में आधा दर्जन से ज्यादा लाइटिंग फव्वारे लगाए गए हैं। लाइटिंग फव्वारे से पार्क का लुक भी काफी बदल गया है। फव्वारे से निकलता पानी और खूबसूरत लाइटिंग देखने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बच्चों में तो इन लाइटिंग फव्वारे को लेकर गजब का क्रेज है। बदहाल पार्क को खूबसूरत तरीके से सजाकर जिला प्रशासन ने शहरवासियों को एक तरह से बड़ी सौगात दी है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी छात्रा भानुप्रिया से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। भानुप्रिया के परिजनों का भी गिरिराज सिंह ने हौसला बढ़ाया। गिरिराज सिंह ने भानु से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि वहां फंसे छात्रों के बारे में जानकारी साझा करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर छात्र को यूक्रेन से निकालने का संकल्प ले चुके हैं। सब लोग मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है दुनिया का कोई भी आफत आए, मोदी हमें साथ खड़ा दिखेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सैकड़ों छात्रों को अब तक वापस लाया भी जा चुका है। गिरिराज सिंह ने भानुप्रिया से बात करते हुए कहा कि अगर उनके साथ बेगूसराय की अन्य छात्र छात्राएं हों तो उनके संबंध में व्हाट्सएप पर जानकारी दी जाए, जिससे कि सरकार के द्वारा उनकी समुचित मदद की जाएगी। गया के खिजरसराय के डेमा गांव में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नौकरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एक महिला एसडीओ के गाड़ी के सामने लेट गई और हंगामा करने लगी। इस दौरान महिला सिपाही हंगामा करने वाली महिला के बाल पकड़कर खींचने लगी। सिपाही ने महिला को घसीटते हुए सड़क से किनारे किया। इस दौरान एक महिला बीच बचाव करने आई तो महिला जवान ने उसकी भी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाली महिला का 5 साल पहले आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। आम सभा बुलाई गई और प्रखंड स्तर के बड़े अधिकारी पहुंचे तो उसकी जगह पर दूसरी महिला का चयन करते हुए उसे नियुक्ति पद दे दिया। इस बात का जब प्रीति देव ने विरोध किया तो किसी भी अधिकारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद महिला हंगामा करने लगी। शिवहर के बैरिया के मरहल्ला गांव की रहने वाली शिवांगी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। शिवांगी ने वापसी को लेकर जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार से गुहार लगाई है। शिवांगी ने यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि बंकर में ही भारतीय छात्र रह रहे हैं। यहाँ पर कई तरह की परेशानी छात्रों को हो रही है। शिवांगी के साथ साथ शिवहर के चंदन गुप्ता भी फंसे हैं। दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण फंसे हुए हैं। शिवहर डीएम ने वीडियो को शिवहर के फंसे छात्र छात्राओं से बात कर जानकारी लेने को कहा है। उसके बाद डीएम आपदा प्रबंधन विभाग को सारी जानकारी देंगे, जिसके बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑपरेशन गंगा के तहत बिहार के यूक्रेन में फंसे 60 से अधिक स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है। बिहार सरकार छात्रों को अपने खर्चे से उनके गांव तक पहुंचा रही है।
90 साल की बुजुर्ग महिला से LIC के एजेंट ने 96,000 रुपए की ठगी की। बुजुर्ग महिला अपना पैसा वापस लेने के लिए भटक रही है। परेशान होकर पार्वती देवी पूर्णिया के DM और SP के दरबार में भी फरियाद लगाने पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पार्वती देवी धमदाहा थाना के पूरनदाहा गांव की रहने वाली हैं। 90 साल की उम्र में उन्हें तो घर में आराम करना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही हैं, क्योंकि इसी पैसे से उनका पूरा जीवन यापन होना है। एजेंट ने 2011 से लेकर 2018 तक के प्रीमियम का पैसा गबन कर लिया। अब आरोपी एजेंट हीरा सिंह पैसा नहीं दे रहा। बुजुर्ग महिला के 3 बेटे और 2 बेटी हैं, उसके बाद भी कोई देखरेख नहीं करता। कोई पैसा नहीं दिया, कागज पर चढ़ाया है पैसा, जितना रुपया दिया है आपको। पार्वती देवी को परेशान देख एक शख्स ने मदद की। पार्वती को एक वकील के पास लेकर पहुंचा। पार्वती को उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई के बाद उनका पैसा वापस मिल जाएगा। रांची के जिला स्कूल की प्रिंसिपल दीपा चौधरी बताती हैं कि उनके स्कूल के 4 टीचर कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये सभी टीचर कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन अब जब एग्जाम में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, तो अभी तक टीचर कोरोना की ड्यूटी करने को ही मजबूर हैं। इससे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर रांची के DC ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए उन्होंने सभी शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। DC ने ऑर्डर की फोटोकॉपी भी न्यूज 18 के सामने पेश की, जिसमें ये बात कही गई है कि कोरोना के मामले अब बिल्कुल कम हो गए हैं। ऐसे में जितने भी शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी में लगाया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से कोरोना ड्यूटी से मुक्त किया जाता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि टीचर जो बातें कह रहे हैं वो आखिर कितना सही है। लोहरदगा जिले के पेशरार इलाका कई दिनों से नक्सली और जवानों के बीच हो रही मुठभेड़ के कारण चर्चा में बना हुआ है। बुलबुल जंगल में जवानों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी इस इलाके में नेटवर्क के कारण हो रही है। पेशरार थाने की पुलिस किसी तरह से जुगाड़ के सहारे नेटवर्क की तलाश रोज करती है। पुलिसकर्मी मोबाइल से नेटवर्क खोजते हैं, जहां पर नेटवर्क मिलता है वहां पर पुलिसकर्मी ईंट रखकर मोबाइल रखते हैं, जिसके बाद ही बात हो पाती है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण पेशरार इलाके में क्या हो रहा है, इसके बारे में पुलिसकर्मियों को समय पर जानकारी भी नहीं मिल पाती है। नेटवर्क को लेकर पेशरार थाने में मोबाइल टावर तो लगा, लेकिन चालू नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण पेशरार थाने के 35 गांवों में भी नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी होती है। कई बार ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पेशरार थाना घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अररिया के सिकटी के भीड़ गांव में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे किताब पढ़ ले रहे हैं। किसी भी नोट को पहचान ले रहे हैं। यही नहीं, नोट के सीरियल नंबर भी बच्चे बिना देखे आसानी से बता दे रहे हैं। बच्चों की ट्रेनिंग देखकर सभी लोग हैरान हैं। ये सब एक ट्रेनिंग के कारण हो रहा है। गांव के अनमोल यादव जयपुर से मनोविज्ञान से जुड़े कोर्स मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ट्रेंड होकर गांव लौटे हैं और इसी कोर्स के जरिए गांव के बच्चे ऐसा कर पाने में दक्ष होते जा रहे हैं। अनमोल का कहना है कि मिड ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, बायां हिस्सा लॉजिकल तो दायां हिस्सा क्रिएटिव होता है। मिड ब्रेन के जब दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है तो इसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। इससे मेमोरी पावर, एकाग्रता, आत्मविश्वास से रचनात्मक बढ़ती है और तनाव प्रबंधन में भी मदद मिलती है। तंत्रिका कोशिका काफी एक्टिव हो जाते हैं और किसी भी चीज को बिना देखे महसूस किया जा सकता है। बोकारो के नवाडीह के भवानी गांव में पहाड़ी पत्थरों के भीतर से एक मीठे पानी का स्रोत निकला है, जो साल के 12 महीने निरंतर बहता रहता है। ये मीठे पानी का स्रोत कहां से आता है, इसका आज तक कोई प्रमाण या कोई जानकारी लोगों को नहीं है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण इसे कोई दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। ये मीठे जल की धारा जहाँ पर मौजूद है, उसके आसपास प्राकृतिक छटा अपने आप में ही मनमोह लेने वाली है। दूर दूर तक यहाँ पर पहाड़ और जंगल ही दिखाई देता है। गाँव के ही कुछ लोगों ने इस जगह पर मंदिर का निर्माण कर गोमुख गंगा धाम के नाम से नामकरण किया है और पानी के मुहाने पर गऊ की प्रतिमा बनाई, जिसके मुख से जल की धारा बहती रहती है। गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रहता है और ठंडा के दिनों में पानी गर्म रहता है। यहाँ तक आने
आने के लिए पहाड़ों की पगडंडियों से होते हुए आना पड़ता है, क्योंकि रास्ता नहीं है। उसके बाद भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मकर संक्रांति में बड़े धूमधाम से यहाँ पर पूजा का भी आयोजन होता है। देश में शहर से लेकर गांव गलियों तक क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन 33 सालों से रामगढ़ की पतरातू में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार हो रहा है और ये अपने आप में फुटबॉल जैसे खेल के लिए शुभ संकेत है। रेलवे द्वारा पतरातू के डीजल लोको शेड मैदान में अपने दिवंगत रेलवे अधिकारी शमशेर जंग के नाम पर फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार जारी है। इस टूर्नामेंट में राज्य और देश स्तर की नामी गिरामी टीमें भाग लेती हैं। शमशेर जंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपना सौभाग्य समझते हैं। क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से अपने खेल प्रतिभा को निखारते हैं। फुटबॉल प्रेमी दर्शक इस टूर्नामेंट का पूरे साल इंतजार करते रहते हैं। फुटबॉल मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। आसपास के गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।